हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हमारा सेकंड क्लास है। पहले क्लास में हम यूक्लिड की अवधारणाओं का परिचय पढ़ चुके थे और सेकंड क्लास में हम यूक्लिड का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, तो यानी सत्य और असत्य बताना है और उसका कारण भी हमें देना है। ठीक है, क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों है। तो दोस्तों, इसमें से पहला क्वेश्चन है, गलती से पहला दूसरे की जगह पे हो गया है। तो पहला क्वेश्चन है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो ये कथन हमारा कैसा है दोस्तों? ये कथन हमारा क्या है? असत्य है। ठीक है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम यूक्लिड की पहली अवधारणा जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या पढ़े थे कि दो बिंदुओं से होकर के केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, क्यों असत्य है? तो यहाँ लिखेंगे असत्य है क्योंकि क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से दो भिन्न बिंदुओं से दो भिन्न बिंदुओं से केवल केवल और केवल केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला बिंदु और ये हमारा दूसरा बिंदु, इनसे हम सिर्फ एक रेखा ही खींच सकते हैं। ठीक है, तो असत्य, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। कथन कैसा था? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। ठीक है, ये पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, इन दोनों से हमने एक रेखा खींच ली। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, पहले का दूसरा पॉइंट है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये कैसा कथन है? ये भी हमारा कथन असत्य है। असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है देखते हैं। क्योंकि एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, असत्य है क्योंकि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। खींची जा सकती हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे देख लीजिए, ये एक हमारा क्या है? बिंदु है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे? असंख्य रेखाएं अलग अलग दिशा में खींच सकते हैं। जैसे देखिए, एक हम चाहें तो ये ऐसे रेखा लेके जाएंगे, एक रेखा ये चली गई, इधर ऐसे एक रेखा हो गई, ये एक रेखा, ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई। यानी कि एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में असंख्य रेखाएं हम क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा हो गया हमारा कि एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरा हमारा है क्वेश्चन कि एक शांत रेखा, तीसरा क्वेश्चन है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो ये हमारा कथन कैसा है? सत्य है। तो एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो सत्य कथन है। क्यों? क्योंकि सत्य है क्योंकि यूक्लिड की दूसरी अवधारणा में हम क्या पढ़े थे कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यूक्लिड की दूसरी अवधारणा से हम क्या पढ़े थे?
एक शांत रेखा को, जिसे हम रेखाखंड कहते थे, ठीक है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे देखते हैं दोस्तों, ये मान लीजिए कि हमारा ये एक रेखाखंड है या शांत रेखा है, ठीक है। इसको क्या हम अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी दोनों ओर से हम चाहें तो इसे हम क्या करेंगे, अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा था एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती। ये कथन कैसा था, सत्य था, क्योंकि यूक्लिड की दूसरी अवधारणा से हम क्या पढ़े थे, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं दोस्तों इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है इसका, चौथा क्वेश्चन, पहले का चौथा। पहले का चौथा क्या हमारा, यदि दो वृत्त बराबर हों तो यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो ये कथन कैसा है हमारे दोस्तों, सत्य है। सत्य है क्योंकि दो बराबर वृत्तों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होता है। या फिर हम कह लें कि वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर करते हैं, की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक है। तो सत्य है क्यों, क्योंकि दो बराबर वृत्तों का क्षेत्रफल भी क्या होता है, बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक वृत्त है, ये पहला वृत्त, और ये रहा हमारा दूसरा वृत्त, ठीक है। अगर दोनों वृत्त हमारे क्या हैं, बराबर हैं, तो इनके क्षेत्रफल जो होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर। मान लेते हैं ये इसका केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या r1 है, और ये केंद्र है, इसका त्रिज्या r2 है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर, यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा इसके क्षेत्रफल के, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो दोनों का क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं। इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले के लिए हम लगाएंगे πr1 का स्क्वायर, दूसरा हमारा हो जाएगा πr2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, स्क्वायर हट गया, तो r1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r2। यानी कि अगर वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो ये कथन हमारा पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है आकृति 5.9 में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY तो AB बराबर XY होगा। इस कथन की हमको क्या करना है, पुष्टि करना है। तो ये कथन हमारा क्या है दोस्तों, सत्य है। सत्य है। अब क्यों सत्य है, तो यूक्लिड की पहली अभिगृहीति हम लोग क्या पढ़े थे, यूक्लिड की पहली अभिगृहीति से यहाँ लिख लेते हैं, यूक्लिड की प्रथम अभिगृहित क्या हम लोग पढ़े थे दोस्तों, अभिगृहित पढ़े थे इसमें कि यदि वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हों तो वे परस्पर बराबर होती हैं।
ठीक। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है, हमारा ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पी क्यू जो है वो बराबर है किसके, एक्स वाई के, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर पी क्यू के और पी क्यू बराबर एक्स वाई के। इस या फिर हम ऐसे लिख दें, ए बी हमारा किसके बराबर हो गया, पी क्यू के, और एक्स वाई जो हमारा बराबर है वो भी किसके हैं, पी क्यू के। यानी कि ये वस्तुएं, यानी कि ए बी और एक्स वाई एक ही वस्तु पी क्यू के क्या हैं, बराबर। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अतः जो ए बी होगा वो बराबर होगा एक्स वाई के, ठीक है। यानी कि यूक्लिड की प्रथम अभिगृहीति से अगर दो वस्तुएं आपस में बराबर हों, ठीक है, यदि वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हों तो वे परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि ए बी पी क्यू के बराबर है और एक्स वाई भी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। ए बी पी क्यू के बराबर, एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर, तो ये दोनों एक ही वस्तु के बराबर हैं, अतः ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई के, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, ठीक है, में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको परिभाषा देना है, जो ये हमारे पद हैं इनकी परिभाषा देनी है हमको। तो पहला हमारा है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं हम किसे कहते हैं उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो आते हैं, वे दो रेखाएं समांतर रेखा कहलाती हैं। समांतर रेखा कहलाती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती काटते हैं या फिर मिलती हैं, ठीक है। तथा इनके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, इनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। तो देखते हैं इसमें, जैसे हम ले लिए, ये एक हमारी रेखा हो गई, ठीक, और ये हमारी एक रेखा हो गई, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, ये कितने भी असंख्य लंबाई तक, यानी कि अनंत दूरी तक हम लेकर जाएंगे तभी भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कभी काटेंगे नहीं। और जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यानी हर एक बिंदु पर इनके बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी समांतर रेखाएं। वे दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं जो एक दूसरे को क्या करती हैं, कभी नहीं काटती हैं, तथा इनके बीच की दूरी सदैव क्या होती है, बराबर। यानी हर एक पॉइंट पे, यहाँ और यहाँ, इन दोनों पॉइंट पे भी उतनी ही दूरी होगी जितना यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। यानी कि वे रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं और इनके बीच की दूरी क्या होती है, सदैव बराबर होती है, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों लंब रेखाएं। तो इसमें हम देखते हैं दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी होती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। खड़ी होती हैं कि उनके बीच का जो कोण होता है, उनके बीच का कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी होती हैं कि उनके बीच का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ऐसी रेखाओं को
ऐसी रेखाओं को लंब रेखा कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारी एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, ठीक है। और दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं ताकि ये 90 डिग्री का हमारा क्या बनता है, कोण बनता है। ये हमारा एक बिंदु ए है, ठीक है। तो ये ए हमारा कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। तो हम कहेंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, लंब रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। तो दूसरा हो गया। अब तीसरा हम आते हैं दोस्तों रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं उसे हम देख लेते हैं कि जिस रेखा के दोनों सिरे बिंदु होते हैं, ठीक। जिस रेखा के दोनों सिरे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। या फिर एक परिभाषा हम इसकी और देख लेते हैं, ऐसी रेखा, ठीक है, ऐसी रेखा जिसकी लंबाई क्या होती है दोस्तों, जिसकी लंबाई सीमित होती है, ठीक है। तो जिस रेखा के दोनों सिरे बिंदु होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक रेखा जिसकी लंबाई क्या होती है, सीमित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। एक और परिभाषा इसमें ले लेते हैं, जिस रेखा के दोनों सिरे क्या होते हैं, जिस रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको भी, जिस रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। उसे रेखाखंड कहते हैं, ठीक। जैसे देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारी हो गई रेखाखंड, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, मतलब इसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे, ठीक दोस्तों। तो अब हम आते हैं इनकी चौथी परिभाषा पर। तो चौथी परिभाषा है दोस्तों वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, इसे हम देख लेते हैं। तो लिख लीजिए इसका, वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र, ठीक है। यानी कि वृत्त के परिधि से वृत्त के केंद्र की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, ये हो गया हमारा वृत्त, ये इसका केंद्र है, और केंद्र से इसके वृत्त के किसी भी बिंदु पर ये जो रेखा मिलेगी, इसी को हम क्या कहेंगे, इसकी त्रिज्या कहेंगे। इसे हम कहते हैं केंद्र, और ये जो इसका ये सतह है इसको हम कहते हैं परिधि। ये हमारा क्या है, ये हमारा केंद्र है, और जो ये लाइन आई है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, इसका ये वृत्त की परिधि है और ये वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से उसके परिधि तक की जो भी दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। ऐसे खींच सकते हैं, या फिर वृत्त का केंद्र, ये इसकी परिधि, ये हो गई इसकी त्रिज्या, ठीक है। या फिर ये हो गई इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो ऐसे हम पढ़ेंगे, ये एक त्रिज्या हो गई और ये त्रिज्या। तो अब चौथी परिभाषा हम देखते हैं दोस्तों, वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग की परिभाषा हम जान लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं
सॉरी, एक ऐसा चतुर्भुज, ऐसे लिखिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण जो होता है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, ठीक है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। जैसे देखिए, ये आकृति हमारी हो गई वर्ग की। ठीक है, तो ये लाइन और ये, यानी कि ये और ये चारों की चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। और प्रत्येक कोण कितने का है? हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी वर्ग हम किसे कहेंगे? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण कैसा होता है? समकोण होता है। यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। ठीक है, यानी कि ए बराबर बी, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, 90 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए और सारी भुजाएं यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर पूरा करता है तो चतुर्भुज हमारा कैसा है? वर्ग है। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? दिया है, नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, हमको दो अभिधारणाएं दी हुई हैं, उनको हम देखते हैं। पहली अभिधारणा है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरी बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये पहली अभिधारणा है हमारी। तो इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे कि दिया है कि दो बिंदु ए और बी हैं, यानी कि ए और ये बी दो बिंदु हैं और एक तीसरा बिंदु ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के क्या है? बीच में स्थित है। ये हमारा बिंदु ए और ये बिंदु हो गया हमारा बी। एक ऐसा बिंदु सी जो इन दोनों के क्या है? बीच में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच कम से कम एक ऐसी रेखा होगी जो इनके बीच में होगी और असंख्य रूप में अनेक रेखाएं हो, अनेक बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए और अधिक से अधिक असंख्य हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए, दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक तीसरा बिंदु क्या है? सी, जो दोनों के बीच में स्थित है। तो हो गया। दूसरा हमसे कह रहा है कि कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो कह रहा है कि कम से कम ऐसे तीन बिंदु। तो हम दूसरा कारण लेते हैं। कह रहे कम से कम ऐसे तीन बिंदु, तो हम ले लिए, ये हो गया हमारा पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु हो गया हमारा बी और कह रहा है कि और एक बिंदु हम ले लेते हैं सी, जो क्या है? इस रेखा पर स्थित नहीं है। कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो ए और बी इस रेखा पर है, लेकिन सी क्या है? इस रेखा पर स्थित नहीं है। आगे क्वेश्चन में इसी में हमसे कहा गया है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित है? कोई अपरिभाषित है? तो हाँ, तो ये लिख लेते हैं हम। हाँ, दूसरा वाला जो कंडीशन हमारा है, बी नंबर हम डाल देते हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित है? तो हाँ, लिख लेते हैं यहाँ अपरिभाषित पद। अपरिभाषित पद हम देख लेते हैं क्या है। तो पहले वाले में, इस वाले में अपरिभाषित हमारा क्या है? तो यूक्लिड की जब अभिधारणाएं और अभिग्रहित हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या चीज़ की, किन चीज़ों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी कि दो पद थे जिन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो पहले वाले में हमारा है बिंदु को हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो पहले वाले में अपरिभाषित शब्द हमारा क्या हो गया? बिंदु। और दूसरे वाले में अपरिभाषित शब्द क्या हो गया? इस वाले में अपरिभाषित शब्द हमारा हो गया रेखा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित है? तो हाँ, अब अपरिभाषित पद क्या है हमारे? पहले वाले में बिंदु और दूसरे वाले में रेखा। फिर आगे हमसे कह रहा है कि क्या अभिधारणाएं अविरोधी हैं?
क्या ये दोनों जो अवधारणाएं हम दिए हैं क्या ये एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं? तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम सत्य, ठीक है, या फिर लिख लेते हैं हाँ, दोनों अवधारणाएं अविरोधी हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं कर रही हैं, अविरोधी हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पहले में क्या कहा है कि 3 हमारे पास बिंदु हैं लेकिन तीनों क्या हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं। दूसरे में क्या कहा है कि एक ऐसी रेखा जिस पे तीनों बिंदु क्या हैं, एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो ये दोनों क्या हैं, अवधारणाएं अविरोधी हैं। तीसरे में हमसे कह रहे हैं कि क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती हैं। पूछ रहा है कि क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त हैं। तो देखते हैं दोस्तों, तो कह रहा है कि क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त हैं, तो हम सीधा लिखेंगे नहीं, ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5 हम पढ़ेंगे। 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 5.1 के, वो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।